अब तक हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को फिनिश कर चुके हैं। अब कुछ छोटा छोटा टॉपिक बच रहा है, वो खत्म करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एक दो बार रिवाइज करने के बाद टेक्स्ट बुक आपको स्टडी करना होगा। टेक्स्ट बुक निकालिए, एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है वो निकालिए और उसको आप बार बार पढ़ेंगे। अगले क्लास तक में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको बनाना है और उसके बाद टेक्स्ट बुक में कितना क्वेश्चन है वो भी आपको बनाना होगा। इतना जब आप करेंगे तो फिर आपका जेईई में या नीट में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बोर्ड में तो खैर नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। तो ये है आज का एडवाइस, इतना आपको करना होगा। इस एडवाइस के साथ आज का अगला नया टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं और वो टॉपिक है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी का दूसरा नाम होता है एजियोट्रॉप्स। इसी को हम लोग एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी का दूसरा नाम एजियोट्रॉप्स होता है। तो क्या होगा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो कुछ छोटा छोटा बात हम लोग करते हैं, जो आप पहले से जानते हैं वो एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद वापस इस एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के पास हम लोग आने वाले हैं। तो बताइए, अगर प्योर लिक्विड है जैसे वाटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है? उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बचपन से आप सुनते आए हैं वही आपको आज कहना पड़ेगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। आप जो कहते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। तो किसी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जो आप पहले से जानते हैं। अब लीजिए हम लोग दो लिक्विड लेते हैं, दो लिक्विड, जस्ट हम लोग दो लिक्विड लेने वाले हैं। एक वाटर है और दूसरा इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी कहते हैं। वाटर लिया गया और इथाइल अल्कोहल लिया गया, दोनों को हम लोग मिला देते हैं। आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है और आप कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के समान होगा कि अलग होगा? अलग होना चाहिए, और होता भी है, अलग होता भी है। तो फिर आपके पास वाटर है और इथाइल अल्कोहल, दोनों को आपने मिला दिया। मालूम आपको दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब दोनों को मिलाने के बाद, बर्तन में डालने के बाद, अब आप इसको गर्म कीजिए। जब गर्म करेंगे तो आपको क्या लगता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा कि अलग अलग होगा? आप कहेंगे अरे भाई अलग अलग था तो अलग अलग ही होगा। एक अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर बॉइल करेगा, दूसरा अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर बॉइल करेगा, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। और ऐसा ही होता भी, ऐसा ही होता भी। ये एक पुराना बात, इसमें कुछ भी नयापन नहीं। तो आपने क्या सुना, जब दो डिफरेंट लिक्विड्स को हम लोग गर्म करते हैं तो वो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉइल करता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आप कहेंगे हाँ ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जानते आए हैं, इसमें तो कोई आश्चर्यजनक बात है नहीं। हाँ ठीक है, चलिए एक पुराना बात और भी हम आपको बता दें। दो लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा अंतर है, हल्का सा अंतर है, और दोनों लिक्विड को मिला दिया गया। अब हम लोग दोनों लिक्विड को अलग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले खोलेगा और वही वेपर में चेंज करेगा, और इस तरह उसके वेपर को ठंडा करके लिक्विड के रूप में प्राप्त कर लीजिए। और दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो तो बॉइल करेगा नहीं, वो बर्तन में ही पड़ा रह जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो बॉइल किया, वेपर में चेंज किया, उसके वेपर को ठंडा करके आप अलग कर लिए, और जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखता है वो उसी बर्तन में पड़ा हुआ रह जाएगा। तो क्या दोनों लिक्विड को हम लोग अलग कर पाए? हाँ अलग कर पाए। ऐसे मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। इसी मेथड को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं, जो एक पुराना बात है, इसमें कुछ नयापन नहीं, ये पहले से आप लोग जानते हैं। इसमें कुछ बड़ा बड़ा बात हमने आपको नहीं बताया।
तो आप क्या जानते थे, जब दो डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है तो उनको अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। तो ये था छोटा छोटा बात जो आप पहले से जानते थे, ये हम लोगों को पढ़ना भी नहीं, ये छोटे क्लास का बात है। अब आप नया बात सीखेंगे, नया बात, जस्ट नया बात आप जानेंगे। इस बार हम लोग इथाइल अल्कोहल लेते हैं और वाटर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल 95% लीजिए, 95% इथाइल अल्कोहल लिया गया, 95% इथाइल अल्कोहल है और 5% वाटर, 5% वाटर को मिला दिया गया। बर्तन में 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर को मिला दिया गया। अब थोड़ा बताइए, यहां सेम लिक्विड है या डिफरेंट लिक्विड है? डिफरेंट लिक्विड है। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए? जस्ट सेम हो जाता है। यही तो मजेदार बात है। आप बचपन से सुनते आए हैं कि जब दो डिफरेंट लिक्विड को हम लोग मिलाते हैं तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉइल करता है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात, आज आपके पास बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखने को मिल रहा है कि आपके पास दो डिफरेंट लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन जब इनको मिला दिया गया तो फिर इस पार्टिकुलर कंपोजिशन में, खास इसी कंपोजिशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो चुका है, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक सिंगल टेम्परेचर हो चुका है, जस्ट लाइक ए प्योर लिक्विड। जस्ट एक प्योर लिक्विड के समान इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो चुका है। आश्चर्यजनक बात, ऐसा पहले कभी आपने नहीं सुना था। तो बस ऐसा विशेषता रखने वाले को ही ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर कहेंगे। इस मिक्सर का एक बहुत बड़ा विशेषता क्या होता है, जल। आपने सुना, इन दोनों को जब हम लोग गर्म करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। लीजिए, कांस्टेंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट। खास बात क्या है, यहां पर दोनों का वेपर बनेगा, दोनों का वेपर बनेगा, इथाइल अल्कोहल का भी वेपर बनेगा और पानी का भी वेपर बनेगा। और खास बात क्या है, इस वेपर फेज में, ये वेपर वाले अवस्था में दोनों का कंपोजिशन भी सेम हो जाता है। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, एक ऐसा डिफरेंट लिक्विडस मिक्सर, एक ऐसा मिक्सर, दो डिफरेंट लिक्विड का एक ऐसा मिक्सर जिनके पास कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और साथ ही साथ वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इनका कंपोजिशन भी सेम होता है। जैसा कंपोजिशन यहां होगा वैसा ही कंपोजिशन यहां भी होगा। तो फिर ऐसे मिक्सर को आप ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर कहेंगे। तो फाइनली कैसे डिफाइन करेंगे, a mixture of two different liquids having constant boiling point just like a pure liquid and composition of components in vapor phase and liquid phase are same is known as ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर। बस इसी को ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर कहा जाएगा, यही कहलाता है ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर। इसी को हम लोग ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर के नाम से पुकारेंगे। खास बात क्या है, जैसा कि आपने सुना कि ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल करता है, तो क्या सोचिए, क्या हम लोग यहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हुए इन दोनों को अलग कर पाएंगे? भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग तो तभी होता है जब दो डिफरेंट लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर बॉइल करता है। ये दोनों तो एक ही टेम्परेचर पर बॉइल कर रहा है, तो ऑब्वियस है, क्लियर है, इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिर से आपको स्ट्रेस देकर हम बता दें, रिमाइंडर दे दें कि ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इतना सुनने के बाद आप कहेंगे कि ठीक है, आप लेते हैं इथाइल अल्कोहल का 95% और वाटर का 5%, तो ये ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर बन जाता है। क्या 80% इथाइल अल्कोहल 20% वाटर लेंगे? क्या 70% इथाइल अल्कोहल 30% वाटर लेंगे? क्या 50% इथाइल अल्कोहल 50% वाटर लेंगे? तो क्या ये ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। केवल इसी कंपोजिशन में 95% और 5% वाले कंपोजिशन में ही आपका जो मिक्सर है वो ऐज़ोट्रॉपिक मिक्सर होने वाला है। तो आप कहेंगे इतना सुनने के बाद पता कैसे चलेगा?
कि किस कंपोजिशन में कोई एज़ोट्रॉपिक मिक्सर हो जाएगा। इसके लिए कोई फार्मूला या टेक्निक तो होता नहीं कि आप लगाए और फट से बता दिए, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है, बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके इस तरह के निष्कर्ष को निकाला जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो आपको एसेंशियली याद करना पड़ेगा। जब 95% इथाइल अल्कोहल, 2.5 से ज्यादा 2.5 से कम, और उसमें 5% वाटर को मिला दिया जाता है, तो जो मिक्सर तैयार होता है उसी को एज़ोट्रॉपिक मिक्सर कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। हम लोग 68% HNO3 लेते हैं, 68% HNO3, और इसमें 5% वाटर को मिला दिया गया। 68% HNO3 में जब 5% वाटर को मिला देते हैं तो जो मिक्सर तैयार होता है उसको भी आप एज़ोट्रॉपिक, 68% HNO3, इसमें 32%, यस 32% वाटर को जब मिला देते हैं, जोड़िए 100 हो जाएगा। तो जब 68% HNO3 में 32% वाटर को मिला दिया जाता है तो ऐसा मिक्सर भी एज़ोट्रॉपिक मिक्सर कहलाता है। तो एक बार फिर से इन सभी बातों को हम जल्दी से रिवाइज कर दें। दो डिफरेंट लिक्विड का एक ऐसा मिक्सर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, डेफिनिट होता है, और साथ ही साथ कंपोनेंट्स का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम होता है, तो बस ऐसे मिक्सर को ही आप कहने वाले हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सर या एज़ोट्रॉप्स। खास बात, एज़ोट्रॉपिक मिक्सर में जो भी दो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में। टाइप ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सर। भाई एज़ोट्रॉपिक मिक्सर का दो टाइप होता है। पहला है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। लीजिए, पहला टाइप लिखा गया मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, और दूसरा हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, तो आप कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होता है? क्या होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स? तो देखिए, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा और मिनिमम का मतलब कम होता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए दिमाग में सेट करने का थोड़ा टेक्निक हम आपको बता दें। आपने सुन रखा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, नेगेटिव का मतलब कम होता है। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, मिनिमम का मतलब कम, नेगेटिव का मतलब कम। यहां उल्टा होने वाला है, उल्टा, सावधानी पूर्वक याद रखेंगे, उल्टा होने वाला है। बस इतना टेक्निक दिमाग में रखने के बाद अब आइए बात को समझते हैं। वैसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन, याद रहे नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बस उन्हीं के द्वारा बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। वही बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो फाइनली क्या बोलेंगे? ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स व्हिच shows large negative deviation from Raoult's law is maximum boiling azeotrophs at a definite composition, at certain composition. याद रहे, वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ दिखाएगा, बस वही सॉल्यूशन किसी खास कंपोजिशन पर, किसी डेफिनेट कंपोजिशन पर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहलाता है। और वो एग्जांपल है ये 68% HNO3 mixed with 32% water। याद रहे, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉड्स लॉ, और इसी मिक्सर को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहने वाले हैं। यही कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, यही कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स।
उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग एज इट ड्रॉप्स उल्टा हो जाएगा, उल्टा। अब तक आपको अंदाज लग गया होगा वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ दिखाता है, वैसा ही सॉल्यूशन किसी डेफिनेट कंपोजिशन पर, किसी निश्चित बनावट पर होता है मिनिमम बॉइलिंग एज इट ड्रॉप्स। जैसे आप कहेंगे एग्जांपल दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 95% इथाइल अल्कोहल मिक्स्ड विद वाटर, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम रॉड्स लॉ, और इसी को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप्स का एग्जांपल कहने वाले हैं। इसी डेफिनेट कंपोजिशन पर ये मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो फिलहाल आपको बताया गया आइसोटॉपिक मिक्सर के बारे में और इनके टाइप के बारे में, और साथ ही साथ एग्जांपल भी बताया गया। ऐसा ही क्वेश्चन जेई में भी पूछा जाता है, जो मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा आने वाला है आपको, और नीट में भी ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग लिखते हैं, ये खत्म हो चुका। नेक्स्ट न्यू टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। क्या होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है ये अब आपको समझना है। लीजिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होगा और इसका एग्जांपल क्या होगा, ये हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल को जब, जिसका फॉर्मूला होता है इथिलीन ग्लाइकॉल इस तरह से C2H4OH2, यही है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल को जब हम लोग वाटर में मिला देते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। बस ये जो सॉल्यूशन बना, इसी सॉल्यूशन को एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो क्या है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन? व्हेन इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद वाटर, देन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। Such type of solution is known as anti-freeze solution। बस ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के नाम से पुकारेंगे। आखिर इसका उपयोग कहां होता है? तो देखिए इसका उपयोग व्हीकल्स के रेडिएटर में होता है। व्हीकल्स के रेडिएटर में होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग। व्हीकल्स का मतलब क्या होगा? फोर व्हीलर, कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, लेकिन स्कूटर नहीं हो सकता, मोटरसाइकिल नहीं हो सकता। तो कार या ट्रक का अगर हम लोग बात करें तो उनका आगे पोर्शन में इंजन रहता है और इंजन के बगल में ही रेडिएटर रहता है, और उसी रेडिएटर में हम लोग डालते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को, ताकि गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। आखिर रेडिएटर में हम लोग पानी को क्यों मिलाते हैं? वैसे आपने देखा होगा डिस्टिल्ड वाटर को उसमें मिलाया जाता है। ऐसा अगर आपके घर में कार है तो आपने देखा होगा उसमें टाइम टू टाइम मिलाया जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी को क्यों मिलाया जाता है? दरअसल होता क्या है, जब गाड़ी चलता है तो इंजन गर्म होता है और इंजन के हीट को रेडिएटर में बैठा पानी लगातार रेडिएट करते रहता है और इस तरह इंजन ठंडा बना रहता है और गाड़ी आपका लगातार चलता रहता है। कल्पना कीजिए अगर रेडिएटर में हम लोग वाटर का उपयोग ना करें तो क्या होगा? तो फिर इंजन की हीट को रेडिएट करने वाला नहीं होगा। मुश्किल से 15-20 मिनट गाड़ी चलेगा, आपका इंजन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि गाड़ी फिर अपने आप रुक जाएगा। लाख कोशिश कर लेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ, जब अपने आप आधा एक घंटा में इंजन ठंडा होगा तो फिर वो गाड़ी आगे बढ़ेगा और फिर 20-25 मिनट के बाद गाड़ी फिर से रुक जाएगा। सोचिए इतना वैल्यूएबल सब्सटेंस होता है वाटर, जो रेडिएटर में डाला जाता है, जिसके कारण आपका गाड़ी चलता है। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसे जगह में आपको गाड़ी चलाना है जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सपोज कीजिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? जैसे आप पानी को डालेंगे रेडिएटर में, वो फ्रीज कर जाएगा, वो बर्फ में बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का मान है -1 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो वो जब बर्फ में बदल जाएगा तो जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी अब आपका सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो तो पानी बर्फ बन गया, वो हीट को रेडिएट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जगहों के लिए ही एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी में आप इथिलीन ग्लाइकोल को मिला देंगे और अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, और जब -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो अब इस सॉल्यूशन को रेडिएटर में डालिए। क्या अब पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करेगा? नहीं करेगा। उसके बाद आप आराम से गाड़ी को चलाते रहेंगे। तो याद रखें, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का उपयोग व्हीकल्स के रेडिएटर में किया जाता है, वैसे जगहों में किया जाता है जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अब आपका कोई दोस्त कहता है कि हम इसी एनवायरमेंट में जाके एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाल देते हैं, आप उसको मना करेंगे तो वो कहेगा कि क्यों मना करता है, तो आप बोलेंगे भाई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्यों डालता है, जब केवल पानी से काम चल जाएगा तो क्यों डालता है? तो फिर आपका दोस्त कहेगा नहीं फिर भी हम डालेंगे। तो फिर इथिलीन ग्लाइकोल फ्री फंड में तो आपको मिलता नहीं है, उसको खरीदने में पैसा लगेगा, खामखा का खर्च पड़ जाएगा, और जैसे खर्च का नाम कोई भी आदमी सुनेगा वो फिर ऐसा काम कर नहीं पाएगा। तो कहां यूज होता है ये सॉल्यूशन, उसका जवाब हम आपको दे चुके। नेक्स्ट पॉइंट जानिए। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इडिमा। क्या होता है इडिमा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोगों का पूरा बॉडी जो है, पूरा का बॉडी टिश्यू से बना हुआ है, और टिश्यू किससे बना होता है? सेल से बना होता है, जिसको हम लोग टिश्यू सेल भी कह सकते हैं। पूरा का पूरा बॉडी हम लोगों का टिश्यू से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो कोई आदमी अगर हाइयर अमाउंट में सॉल्ट खाता है तो क्या होगा? कोई आदमी अगर ज्यादा मात्रा में नमक खाता है, इफ पीपल टेकिंग हाइयर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, देन he will experience retention of water in tissue cell or intercellular space, due to which swelling or puffiness takes place. Such type of effect is known as edema. ऐसे प्रभाव को ही edema कहा जाता है। आप कहेंगे क्या मतलब, को समझ में नहीं आया? चलिए अब आपको थोड़ा सिंपलर लैंग्वेज में समझा दें। देखिए, कोई आदमी अगर ज्यादा मात्रा में सॉल्ट खाता है, नमक खाता है, तो होता क्या है, उसके टिश्यू सेल में या दो सेल के बीच वाला जो जगह होता है उसमें पानी का जमाव होने लगता है, जिसको हम रिटेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। पानी का जमाव होने लगता है, और जब पानी जमने लगता है तो वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, पफनेस हो जाता है। ऐसा कुछ आदमी में आपको देखने को शायद मिल सकता है, जो ज्यादा हाइयर अमाउंट में सॉल्ट खाता है, उसका शरीर अजीब टाइप का लगता है, चेहरा अजीब टाइप का लगता है, जैसे लगता है मानो खूब पानी भर गया, बहुत ही विचित्र टाइप का लगता है। तो इस तरह का जो पानी का जमाव होने के बाद जो स्वेलिंग देखने को मिलता है, जो पफनेस देखने को मिलता है, बस उसी इफेक्ट को इडिमा कहा जाता है। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई आदमी ज्यादा मात्रा में नमक खाता है तो टिश्यू सेल में या इंटरसेलुलर स्पेस में पानी का रिटेंशन होता है, पानी का जमाव होने लगता है, जिसके कारण स्वेलिंग होता है, पफनेस होता है, यानी फूलन देखने को मिलता है, फूल जाता है, तब ऐसे प्रभाव को कहा जाएगा इडिमा। यही कहलाता है इडिमा। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इडिमा, इसी का जवाब आपको दिया गया। नेक्स्ट अब हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में जाने, इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंट्रावेनस इंजेक्शन, कभी आपको कांटी गड़ा होगा तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लेने जाते हैं, टिटनेस से बचाव के लिए इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां होता क्या है, कंपाउंडर लिक्विड को इंजेक्ट करता है और लिक्विड को निकालता है, उसमें जो इंजेक्शन देने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें लिक्विड को निकाला जाता है और सीधा यहां पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही इंजेक्शन आपने लिया है, तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं है, इसे हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं कहते हैं। तो होता क्या है इंट्रावेनस इंजेक्शन, ध्यान से सुनिए। ऐसे करके डॉक्टर जो है कस के पकड़ता है, बांध देता है, किसी रस्सी से ऐसे बांध देता है, उसके बाद वेन दिखने लगता है, नस दिखने लगता है,
और उस नस में फिर लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है। और जब उस नस के अंदर लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है इसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन के दरमियान क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो आप कहेंगे वो जो इंजेक्शन लेने वाला जो सुई होता है, नेडल होता है, वो नया होना चाहिए, नहीं तो आपको एड्स हो जाएगा, एड्स। ये तो जनरल बात है, ये तो सभी जगह प्रिकॉशन रखा जाता है। नया सुई से ही आपको इंजेक्शन लेना चाहिए, ये तो पुराना बात है। ये जवाब यहां आप नहीं दे सकते। तो फिर क्या प्रिकॉशन रखेंगे तो समझिए। देखिए, हम लोग का नस जो होता है, जो वेन होता है, उसमें ब्लड फ्लो करता है। और ब्लड क्या है, वो भी सेल से बना होता है। तो ब्लड सेल, कल्पना कीजिए ये है ब्लड सेल आपका, इस तरह से ब्लड सेल है और इस ब्लड सेल में लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है। अब सोचिए, अगर आपके नस में, वेन में एक सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है, वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर दिया गया। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हाइपरटोनिक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। आपको मालूम, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाएगा तो हाइपरटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और ब्लड सेल में जो लिक्विड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। और जब ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, ब्लड सेल में पाए जाने वाले लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, तो ये हो गया आपका डाइल्यूट और ये कॉन्सेंट्रेटेड। अब क्या होगा, ब्लड सेल से सॉल्वेंट पार्टिकल्स निकल कर इसमें मिलने लगेगा और इस तरह श्रिंकेज ऑफ ब्लड सेल देखने को मिलेगा। आपका शरीर में, आपके वेन में जो लाखों लाख ब्लड सेल है वो सिकुड़ने लगेगा, संकुचित होने लगेगा और आदमी मारा जाएगा, आदमी मर जाएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर इस वेन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया गया। हाइपोटोनिक पहले हम बता चुके हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम। और जब कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये सॉल्यूशन हो गया डाइल्यूट और ब्लड सेल में जो लिक्विड है वो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहां भी ऑस्मोसिस होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ब्लड सेल में होगा और जब ब्लड सेल में होगा तो वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा, स्वेलिंग होगा, तो उसके बाद भी आदमी मरेगा। सोच, श्रिंकेज हुआ तो मरा, स्वेलिंग हुआ, फूल गया तो मरा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आदमी सही सलामत रहे, वो मरे नहीं, तो क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्या हाइपोटोनिक डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो क्या डालना चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाला जाएगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा और तब ब्लड सेल ना तो फूलेगा और ना ही श्रिंक करेगा और इस तरह उस पेशेंट का जान बचेगा। सोच, इंट्रावेनस इंजेक्शन में कितना ज्यादा प्रिकॉशन रखा जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि इंजेक्शन जब हम लोगों को लेना रहता है तो मेडिसिन शॉप में जाते हैं और वही आदमी आपको इंजेक्ट कर देता है। तो एक जीवन का सीख हम आपको दे दें, थोड़ा सावधानी आपको रखना चाहिए। हमने देखा था एक आदमी आलू प्याज का दुकान खोला, दुकान उसका चल नहीं रहा था, तो उसने फिर दवाई का दुकान खोला। सोच, आलू प्याज बेचने वाला आदमी दवाई का दुकान खोल दिया और आज वो धड़ल्ले से इंजेक्शन भी देता है। अब सोचिए, अगर ऐसा आदमी आपको इंजेक्शन दिया तो आपका भगवान ही रखवाली कर सकता है, जान जाने का भरपूर संभावना रहेगा। इसलिए जब कभी भी जाए इंजेक्शन लेने के लिए तो पहले कंफर्म हो ले कि क्या वो कंपाउंडर है। कंपाउंडर जो होता है वो 3 साल का इस तरह का कोर्स करके आता है, उसको भरपूर नॉलेज रहता है, उससे गलती होने का संभावना नहीं रहता। इसलिए जाने का मामला आपका ही है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। जब भी इंजेक्शन लेने के लिए जाइए
तो आप कंफर्म कर लें कि क्या ये प्रोफेशनल कंपाउंडर है, क्या इन्होंने डिग्री प्राप्त किया है, तभी उनसे इंजेक्शन लिया जाए, नहीं तो आपका जान भी जा सकता है। तो ये था ऑल अबाउट इंट्रावेनस इंजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, याद रहे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मालूम है आपको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे अच्छा मेथड क्यों समझा जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल। पॉलीमर या मैक्रोमॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे अच्छा मेथड क्यों समझा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू WA इंटू RT बाई MA इंटू V, ऐसा होता है। तो देखिए, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का उपयोग करते हुए सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं, पॉलीमर या मैक्रोमॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को ही पॉलीमर कहते हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो जब हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आपको मालूम रहना चाहिए, और सॉल्यूशन तो आपका डाइल्यूट है। तो याद रहे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी मोर एंड मोर एक्यूरेट हम लोग एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सही ढंग से उसको मालूम किया जा सकता है। और जब इसका वैल्यू मोर एक्यूरेट रहेगा तभी तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको सही से मिल पाएगा। तो लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कारण नंबर 1, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बहुत सही निकाल पाते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूलर मास को निकालना आसान हो जाता है। कारण नंबर 2, ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है। रूम टेम्परेचर पर ही ये एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं आप। सोचिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेथड जो है वेरी हाई टेम्परेचर पर यूज होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड वेरी लो टेम्परेचर पर होता है। दोनों ही हालत में आपको दिक्कत होने वाला है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है। इन्हीं दो कारणों से ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को बेस्ट मेथड समझा जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर। तो ये था क्वेश्चन का जवाब। उसके बाद